मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए ये सारा वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें सेशन हमारा चल रहा है 2025 से 26 और टॉपिक देखो चल रहा है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पर अभी तक इस सेशन के स्टूडेंट्स के लिए जो वीडियो बनाया गया है, अभी तक मैं इस पर 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज का लेक्चर हमारा, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो नंबर 6 है। टॉपिक कुल मिलाकर चल क्या रहा है अभी अकाउंट्स में? जर्नल एंट्री। मैं बोला था आप सभी स्टूडेंट्स को कि अकाउंट्स को अगर ठीक से जानना है, ठीक से समझना है, तो जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जर्नल को इग्नोर करके आप अकाउंट्स को ना तो ठीक से समझ सकते हो, ना ठीक से बना सकते हो। तो कुल मिलाकर जर्नल एंट्री में अभी तक जो मैं 5 वीडियो अपलोड किया हूं, उसमें समझाया गया है कि जर्नल एंट्री होता क्या है, किसको कहा जाता है जर्नल एंट्री, एंट्री किसको कहा जाएगा, जर्नल किसको कहा जाएगा, जर्नल एंट्री पास करने के कौन कौन से रूल होते हैं। जितने भी रूल मैं बताया इसके पहले की वीडियो में, उसमें से एक रूल का नाम है गोल्डन रूल, और मैं अभी बात कर रहा हूं कुल मिलाकर गोल्डन रूल को लेकर। गोल्डन रूल में मैं बताया था कि 3 अकाउंट हैं, यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेन देन जो भी बिजनेस में होते हैं, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। उसके लिए 3 तरह के अकाउंट्स बनाया गया गोल्डन रूल में, जिसमें पहला था पर्सनल अकाउंट, सेकेंड है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। मैं ये तीनों अकाउंट पर सेपरेट वीडियो बनाकर दिया हुआ हूं कि पर्सनल अकाउंट किसको कहा जाता है, उसमें कौन कौन लोग आते हैं, और पर्सनल अकाउंट के अंदर अगर कोई लेन देन आ रहा है तो उसका जर्नल करने के नियम क्या होते हैं, ये सारा कुछ समझाया गया है, नियम क्या होते हैं। उसी तरह रियल अकाउंट में भी मैं बात किया हूं कि रियल अकाउंट के अंदर कौन कौन से लेन देन आते हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं, और उसका जर्नल एंट्री, उस लेन देन रियल अकाउंट के अंदर जो लेन देन आ रहे हैं उसका जर्नल एंट्री पास करने के रूल क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। इसी तरह नॉमिनल पर भी मैं बात किया हूं कि नॉमिनल अकाउंट के अंदर कौन से लेन देन आते हैं, और जो लेन देन नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं उनका जर्नल कैसे पास किया जाता है, जर्नल पास करने के रूल क्या होते हैं। तो मैं तीनों अकाउंट पर्सनल, रियल, नॉमिनल पर सेपरेट वीडियो दिया हुआ हूं और रूल आप लोगों को समझाया हुआ हूं। उम्मीद है कि आपको वो रूल समझ में आया होगा, जो लोग पहले की वीडियो को देखे हैं। जो भी स्टूडेंट्स पहले की वीडियो नहीं देखे हो, 5 लेक्चर नहीं देखे हो, आप पहले जाकर उस 5 वीडियो को देखो, तब आपको आगे की वीडियो जो है वो समझ में आएगा। लेक्चर को मैं बार बार बोलता हूं कि सीक्वेंस में देखो, तब आप पूरी बात को समझ पाएंगे। मैं कोशिश करता हूं कि आपकी एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। कॉन्सेप्ट वर्ड आ रहा, देखो, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। याद नहीं करना है, याद करने से भागो, याद शब्द को हटा दो दिमाग से। समझना है कुल मिलाकर सारी बातों को, समझ जाओगे एक बार, टिल लाइफ आपको वो याद रहेगी। देखो, जनरली अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को 11th क्लास में होता क्या है, मैक्सिमम टीचर जो है सबसे पहले उनको क्या पढ़ाते हैं, सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगते हैं जर्नल। अगर मैं थ्योरी की बात छोड़ दूं, अगर मैं थ्योरी की बात छोड़ दूं, थ्योरी में क्या है, अकाउंट क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या डिफरेंस है, अकाउंट्स के कितने ब्रांच होते हैं, ये सब थ्योरी के पार्ट है। तो थ्योरी की बात छोड़ दे, जब प्रैक्टिकल की बात करूं मैं, तो प्रैक्टिकल में जनरली टीचर्स क्या है, सबसे पहले क्या सिखाने का प्रयास करते हैं, जर्नल एंट्री को। और जब जर्नल आप सीख जाते हो तो वो सिखाने की प्रयास करते हैं लेजर को। लेजर एक चैप्टर है अकाउंट्स में, और लेजर जब सीख जाओगे तब वो सिखाते हैं ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस, ये सच्चाई है कि जब आप जर्नल जानोगे तभी आप लेजर जान पाओगे, और जब लेजर जानोगे तभी ट्रायल जान पाओगे। इसमें पूरी सच्चाई है इस बात में कि पहले आपको जर्नल सीखना है, तभी आप लेजर कर पाओगे, और तभी आप ट्रायल सीखोगे। और जब ये तीनों सीख जाओगे तब अकाउंट्स का अगला कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा है। तो मैक्सिमम यहां पर क्या होता है, टीचर्स जो हैं वो जर्नल से शुरू कर देते हैं अकाउंट्स को। कुछ टीचर्स, कुछ स्कूल कॉलेज अकाउंटिंग इक्वेशन से शुरू कर देते हैं चैप्टर को। लेकिन रियलिटी है कि अकाउंट्स अगर आपको ठीक से जानना है तो अकाउंटेंसी में, अकाउंटेंसी की शुरुआत जो है
ना अकाउंटिंग इक्वेशन से होना चाहिए, ना जर्नल से होना चाहिए, ना लेजर से होना चाहिए, ना ट्रायल से होना चाहिए। तो फिर बोलोगे सर होना कहां से चाहिए? अकाउंटेंसी में अकाउंट्स की स्टार्टिंग होना कहां से चाहिए? जहां से पूरी बात अपने को समझ में आए। मैं पहले से भी समझाते आ रहा हूं कि सपोज करो कि एक न्यूली चाइल्ड है, नया बच्चा है, अभी उसको स्कूल जाना है और वहां स्कूल में मैडम उसको अल्फाबेट सिखाने वाली है, एबीसीडी सिखाना उस बच्चे को। बताओ उस बच्चे को पहले ए सिखाया जाए या पहले बी सिखाया जाए? पहले हम लोग उस बच्चे को ए सिखाएं या बी सिखाएं? सारे लोग कहोगे कि सर पहले ए सिखाया जाएगा देन बी। देखो अकाउंट्स में ये जो जर्नल है ना, ये बी है, लेजर सी है और ये ट्रायल डी है। तो फिर अकाउंटेंसी का ए होता क्या है? अकाउंटेंसी का ए क्या है? अगर ग्रामेटिकल में बात करूं इंग्लिश ग्रामर का, तो ए इज भावेल। ए क्या है? भावेल है। 5 भावेल जो होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 भावेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट हो गए 21। अब आप गौर से देखो, यहां पर जितने कुछ भी लिखे हुए हैं बोर्ड में चीज, जो भी यहां वर्ड आया है, गौर करो ये भावेल का क्या इंपॉर्टेंस है इंग्लिश में। ए, भावेल के अंदर ए भी आ रहा है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब पूरे भावेल का इंग्लिश ग्रामर में क्या इंपॉर्टेंस है देखो, आप गौर करो। देखो जितने भी चीज यहां लिखे हुए हैं, सारे वर्ड में कोई ना कोई भावेल आया है, चाहे ए आया हो, चाहे ई आया हो, चाहे आई आया हो, ओ आया हो, यू आया हो। ये 5 में से कोई ना कोई भावेल ये सारे वर्ड में आए हुए हैं। गौर से दिखना। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम वर्ड जो होते हैं इंग्लिश में बिना भावेल के नहीं बनते हैं। हाँ, कुछ वर्ड बनते हैं बिना भावेल के, बट मैक्सिमम जो वर्ड बनते हैं बिना भावेल के नहीं बनते हैं। तो जब बिना भावेल के वर्ड नहीं बन रहा है तो बिना भावेल का सेंटेंस बनेगा क्या? कभी नहीं बन सकता है बिना भावेल का सेंटेंस। तो जिस तरह से इंग्लिश में भावेल का इंपॉर्टेंस है, ठीक उसी तरह अकाउंटेंसी में भी भावेल का इंपॉर्टेंस है। आपको मैक्सिमम टीचर क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग क्या सिखा रहे हैं? डायरेक्ट कॉन्सोनेंट। बी सी डी इज ए कॉन्सोनेंट। तो फिर भावेल कहां गया अकाउंट्स का? यानी ए कहां है? अकाउंट्स की स्टार्टिंग होना कहां से चाहिए? देखो ये मेरा राय है, मुझे फॉलो कर रहे हो, ढंग से देख रहे हो मेरा वीडियो, तो ये मेरा पर्सनल राय है कि अकाउंटेंसी की जो स्टार्टिंग होना चाहिए, वो अकाउंटेंसी में स्टार्टिंग होना चाहिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, यहां से शुरू होना चाहिए आपकी अकाउंट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। तो आज की टॉपिक कुल मिलाकर देखो, सबसे पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा यहां पर कॉन्सेप्ट। नाम से स्पष्ट है कॉन्सेप्ट। अगर एक एक कॉन्सेप्ट ये दिमाग में क्लियर रहेगा तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से अकाउंट्स को समझ सकते हो, आराम से बना सकते हो। तो आज की जो लेक्चर मैं दे रहा हूं, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, वीडियो नंबर 6, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लेकर है ये वीडियो। ये कह लो कि आज की वीडियो में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी तक मैं जो डिस्कस किया हूं 5 लेक्चर में, उसमें अभी मैं बात किया कि 3 तरह के जो रूल हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उस पर हम लोग डीप डिस्कशन, डीप में गहराई में चर्चा किए हुए हैं। उस वीडियो को आप जाकर देखिए, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। आज मैं कंप्लीट बात करने जा रहा हूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर। देखो इस पर, क्योंकि जर्नल हमारा टॉपिक जरूर है, लेकिन जर्नल एंट्री को ठीक से समझने के लिए, तर्क के साथ उसको जानने के लिए कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसलिए कुछ बात हम लोग कॉन्सेप्ट को लेकर करेंगे। कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में सिखा रहा हूं। इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें हाउ टू पास जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे पास करें। अगर आप रूल पढ़ लिए हो पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का अगर रूल पढ़ लिए हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का भी रूल अगर पढ़ लिए हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन।
अगर ये तीनों रूल को पढ़ लिए हो, उसके अंदर क्या क्या ट्रांजेक्शंस आते हैं, ठीक है, अगर उसको ठीक से पढ़ लिए हो, तो जब मैं बात करूंगा कि हाउ टू पास जर्नल एंट्री, तो वहां बिल्कुल समझ में आएगी बात कि जर्नल कैसे किया जाता है। तो आज की लेक्चर के बाद मैं सीधा आऊंगा जर्नल कैसे पास किया जाना है, हाउ टू पास जर्नल एंट्री। बट उससे पहले ये कॉन्सेप्ट के बारे में समझो, कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को लेकर बात कर रहा हूं। देखो, अब मैं बात जो कर रहा हूं वो कॉन्सेप्ट को लेकर कर रहा हूं। देखो, सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट आया हुआ है। देखो, देयर आर फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन आवर अकाउंटेंसी। हमारे अकाउंटेंसी में देखो ये कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट का नाम आया मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, सेकंड आया एंटिटी कॉन्सेप्ट, थर्ड आया यहां पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट आया है देखो यहां पर 4 नंबर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट आया है मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसके बाद आया है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और इसके बाद आया है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। टोटल यहां पर देखो 7 कॉन्सेप्ट अभी तक हम लिए हुए हैं। लेकिन जो विद्यार्थी 11th के विद्यार्थी हो, 11th के स्टूडेंट्स हो, उनको अभी कम से कम जिस स्टेज में आप स्टार्टिंग स्टेज में अगर हो, तो आपको 1 to 4 1 से लेकर ये 4 कॉन्सेप्ट 4 नंबर तक का कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 कॉन्सेप्ट, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये 4 कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे हो तो आप जर्नल लेजर ट्रायल को ढंग से समझते हुए बना सकते हो। तो चलो आज की लेक्चर में हम लोग ये 4 तक की कॉन्सेप्ट को समझने की प्रयास करते हैं, 1 से लेकर 4। सबसे पहले देखो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोला गया है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बोला गया है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो, नाम से स्पष्ट है, मनी। अगर मैं आपको एक ट्रांजेक्शन यहां पर दे दूं कि पेड रेंट, मैं ये लिख दूं कि पेड रेंट, तो पेड का मतलब हुआ दिया और रेंट का हिंदी हो गया किराया। किराया हमने दिया। अब बताइए ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन में मैं बोला था कि जो जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे वो ट्रांजैक्शन का ही पास करना है, लेकिन ट्रांजैक्शन में जो छिपा हुआ एस्पेक्ट है उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है, उसका एंट्री किया जाता है। मैं समझाया था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे और उसी 2 एस्पेक्ट में से एक को डेबिट करना है तो दूसरे को क्रेडिट करना है। ये सारा बात इसके पहले की वीडियो में समझाया गया है, आप वहां जाकर उसको देखो। मैं प्रीवियस वीडियो की पूरी बात करने लगूं, टाइम काफी लग जाएंगे, फिर ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। अब ये ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है पेड रेंट, अब इसका हमको जर्नल पास करना है। बताओ, अभी तक तो मैं रूल नहीं समझाया हमको कि जर्नल पास कैसे होगा, नहीं समझाया हूं। तो जब रूल हम समझाएंगे तो आपको दिमाग में आने लगेगा कि इसकी एंट्री होगा भी या नहीं होगा। तो जर्नल एंट्री करने से पहले या कोई भी रूल्स को अप्लाई करने से पहले ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, पहले इस पर ध्यान दो। अब बताओ, यहां पर पेड रेंट लिखा हुआ है कि रेंट हमने दिया। बताओ, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है या इनकंप्लीट है? ये सारा स्टूडेंट आपके लोग बताओ कि ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है या इनकंप्लीट है। कुछ लोग बोलोगे सर कंप्लीट है, कुछ लोग कहोगे इनकंप्लीट है, कुछ लोग कहोगे किसको दिए, इसका नाम नहीं लिखा हुआ है। चलो नाम भी हम लिख दें यहां पर, कुछ भी। क्या ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या छूटा हुआ, देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मनी छूटा हुआ है। हमने जो रेंट पेमेंट किया उसका मनी नहीं दिया, उसका अमाउंट नहीं दिया हुआ है। और यही कह रहा है, देखो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कह रहा है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस की जब जर्नल एंट्री पास करने जाओगे तो सबसे पहले उसमें मनी डिसाइड कर लेना कि मनी है या नहीं है। यहां पर मनी है ही नहीं, कितना पेमेंट किया गया ये मनी ही नहीं है। बताओ, विदाउट मनी कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में संभव है क्या? बिना पैसा का कोई लेन देन होता है क्या? तुम्हारा हर ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, मनी के रूप में होना चाहिए। तुम्हारा जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे उसमें मनी सबसे पहले अनिवार्य है, मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए वो। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही देखो बोल रहा है कि जर्नल एंट्री को पास करने से पहले, किसी भी रूल को अप्लाई करने से पहले, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, किसी भी रूल में जाने से पहले आपको ट्रांजैक्शन में सबसे पहले क्या देख लेना है? सबसे पहले मनी देखना है
कि ट्रांजैक्शन में मनी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर मनी दिया गया है तो वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, उसकी एंट्री पास करेंगे। बट जिस ट्रांजैक्शन में मनी नहीं दिया गया है उस ट्रांजैक्शन को इनकंप्लीट ट्रांजैक्शन मानकर उसका कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। सीधा सीधा देखो मामला है कि मनी नहीं दिया गया है तो ये ट्रांजैक्शन इनकंप्लीट ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है समझ लो। क्योंकि बिना मनी का ट्रांजैक्शन ही नहीं होना है तो जर्नल कौन सा बात का करें हम। बताओ कितनी बढ़िया बात है, कितनी खूबसूरत बात है, कितना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है ये चीज है। अगर हम लोग यहां पर सीधे पेड रेंट दे दे और बच्चों को ये कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं दिया जाए तो वो तो फट से एंट्री मार के बढ़ जाएगा, फट से इसकी एंट्री कर देगा जो भी एंट्री होना है। बट इसका सीधा रिप्लाई है कि नो एंट्री, इसका एंट्री ही पास नहीं किया जाएगा। नो एंट्री, इसकी एंट्री ही पास नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट है ही नहीं, इनकंप्लीट ट्रांजैक्शन है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कितना काम का कॉन्सेप्ट है देख लेना। अब बताओ कि पहले कॉन्सेप्ट है या पहले जर्नल है। आप ही लोग अब समझाओ कि पहले कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में पढ़ना चाहिए या पहले जर्नल के बारे में पढ़ना चाहिए। कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें या जर्नल के बारे में पढ़ें। अब हमारे एक एग्जांपल से ही पूरी बात समझ में आ गया होगा कि पहले कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हम इसका जर्नल पास करें कि नहीं करें, ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है। और कॉन्सेप्ट बोल दिया कि मनी नहीं है तो एंट्री ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? समझ रहे हो? चलो हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। देखो एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, देखो ये एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है ये क्या बोल रहा है। देखो जो कॉन्सेप्ट लिखने लायक है उसको मैं लिखा रहा हूं। देखो जो कॉन्सेप्ट केवल समझाने लायक है उसको मैं समझा दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ये है, देखो एंटिटी कॉन्सेप्ट नंबर 2। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है समझो। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन both are separate person, both are separate person और entity, both are separate person और entity। देखो कितना खूबसूरत बात बता रहा है ये एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोगों को। कह रहा है कि बिजनेस मतलब व्यापार और बिजनेसमैन व्यापारी। बोथ मतलब दोनों, आर मतलब है, सेपरेट मतलब अलग अलग, अब पर्सन मतलब व्यक्ति। एकदम दिमाग में सेट कर लो कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी और बोथ आर सेपरेट पर्सन। बिजनेस और बिजनेसमैन, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। अरे भाई बिजनेसमैन तो व्यक्ति है ही, व्यापारी तो एक व्यक्ति है ही, लेकिन व्यापार को भी, बिजनेस को भी इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स एक पर्सन ट्रीट किया गया है। पर्सनल अकाउंट में मैं समझाया हूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पहला हो गया था उसमें नेचुरल पर्सन, और सेकंड हो गया था आर्टिफिशियल पर्सन, और थर्ड हो गया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो बताओ ये बिजनेस जो है कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन, बनावटी व्यक्ति जिसको बनाया गया है। कौन बनाया? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन एक पर्सन है, कैसा पर्सन? नेचुरल पर्सन, प्राकृतिक व्यक्ति। लेकिन ये बिजनेस जो पर्सन है वो कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल, बनावटी व्यक्ति, बनाया गया है इसको। तो 2 तरह के देखो पर्सन यहां दिख रहे हैं। अभी तीसरा पर्सन भी समझाया गया है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का वीडियो जाकर देख लेना, वहां 3 तरह के पर्सन समझाए गए हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, पर्सन जो होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और तीनों का एग्जाम्पल वहां बढ़िया से समझाया गया, देखना। ठीक है, तो 2 देखो पर्सन यहां दिख रहे हैं, बिजनेस एंड बिजनेसमैन।
और ये कह रहा है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स। ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अब सवाल उठता है कि हम अकाउंट्स जो बनाने जा रहे हैं वो किस व्यक्ति का बनाने जा रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखना। एक एक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर करने की प्रयास कर रहा हूं। देखो, रटना कुछ नहीं है। मेरा लेक्चर को अगर ईमानदारी से देख रहे हो और जो भी स्टूडेंट सीए कॉस्टिंग सीएस की ओर जाना चाह रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप, एमबीए करना चाह रहे हो, ठीक है, सीएफए करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो भाई मेरे दोस्त मेरे, कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पूरा ही बेसिक मैं आपका क्लियर करने जा रहा हूं। देखो, यहां जब बेसिक आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आराम से बना सकते हो। तो यहां क्लियर बोला जा रहा है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों जब अलग अलग व्यक्ति हैं, तो क्या मैं दोनों व्यक्ति का अकाउंट्स बना रहा हूं? क्या मैं बिजनेस का भी बना रहा हूं, बिजनेसमैन का भी बना रहा हूं क्या अकाउंट्स? व्यापार और व्यापारी दोनों का बना रहा हूं क्या अकाउंट्स? नहीं। आप पढ़ लिख के जब किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे, किसी कंपनी का अकाउंट्स बनाओगे, तो जब जॉब करने जाओगे तो आप अकाउंट्स किसका बनाने जा रहे हो? बिजनेस का, बिजनेसमैन का नहीं। किसका अकाउंट्स बनाने जा रहे हो? ऑलवेज बिजनेस का, बिजनेसमैन का नहीं बना रहे हो अकाउंट्स। किसका अकाउंट्स बनाया जाता है? बिजनेस का, ठीक है। वैसे बिजनेसमैन भी अगर चाहे अपना पर्सनल अकाउंट बनवाना आपसे, तो बना सकते हो आप बिजनेसमैन का पर्सनल अकाउंट। लेकिन जो मैं पढ़ लिख के और जॉब में जाऊंगा तो किसका अकाउंट्स बनाना है मुझे? बिजनेस का, ठीक है। तो दिमाग में एकदम सेट कर लेना कि जब कुछ सॉल्यूशन करते समय, प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन करेंगे, जर्नल एंट्री ही पास करेंगे या आगे कोई भी चीज को जब सॉल्यूशन करना है, और जब सोचने की बात आएगा, बहुत जगह सोचना पड़ेगा अकाउंट्स बनाते समय, और जब सोचने की बात आएगा तो किसके कॉन्टेक्स्ट में सोचोगे? बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे हम लोग कि उस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट बिजनेस पर क्या पड़ रहा है, यह सोचना है मुझे। किसी भी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट जो हो रहा है वो बिजनेस पर क्या हो रहा है, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपकी रिप्लाई एकदम परफेक्ट जाएगा। बताओ कितनी काम की चीज है। क्या लग रहा है आपको? अभी मैं जो समझाया इससे क्या लग रहा है? पहले जर्नल एंट्री है अकाउंट्स में, पहले इक्वेशन है अकाउंट्स में, या पहले कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि ट्रांजैक्शन में मनी दिया रहेगा तब उसकी एंट्री करना। जब एंट्री करोगे तब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, तब हमारा रिप्लाई सही जाएगा। बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो तुम्हारा रिप्लाई कंप्लीट उल्टा भागने लगेगा। तो ये सोचने समझने सिखा रहा है। कॉन्सेप्ट का मतलब सोचने समझने की तर्क शक्ति बढ़ा रहा है, आपका वो क्षमता को बढ़ा रहा है। और जब सोचने समझने सही तरीके से आ जाएगा तो आप प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व करोगे। तो इसलिए मैं बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक अकाउंट्स में है तो वो है, देखो, कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करो, ठीक है। अब देखो, मैं समझाया कि जब दोनों अलग अलग पर्सन हैं, पता ये दोनों में कौन स्ट्रांग लग रहा है, बिजनेस या बिजनेसमैन? कौन स्ट्रांग है? क्योंकि जब पर्सन है तो जन्म तो दोनों का हुआ है, बिजनेस का भी जन्म हुआ है और बिजनेसमैन का भी जन्म हुआ है। इसका जो जन्म हुआ है, देखो, बाय लॉ हुआ है, बाय लॉ, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी है, तो अगर पार्टनरशिप बनाए हो तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी होता है। और देखो, बिजनेसमैन है तो उसकी भी जन्म हुआ है बाय गॉड। अब ध्यान से समझना, जब जन्म हुआ है तब मृत्यु भी निश्चित है। खासकर बिजनेसमैन, देखो, जो नेचुरल पर्सन है उनकी मृत्यु तो डेथ है, तो उनकी निश्चित है ही है, चाहे जब हो। तो इनकी जो डेथ होता है, जब जन्म ही हुआ है बाय गॉड, जब ये आए हैं बाय गॉड, तो ये जाएंगे भी बाय गॉड। उनकी चाहने से ही जाएंगे, उनके चाहने से इनकी मृत्यु होना है। लेकिन जब इसकी मृत्यु होगा, अब तुम कहोगे कि सर बिजनेस खोले हैं, इसकी मृत्यु कैसे होगा? बिजनेस बंद नहीं होता है क्या? अगर आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में और पार्टनर में झगड़ा हो जाए तो बंद होगा ना जी। कोई समाधान झगड़ा का नहीं हो रहा तो बंद हो जाएगा क्या?
अगर कंपनी खोल के रखे हो या अदर ही बिजनेस खोल के रखे हो, अब अगर आप हर साल लॉस कमा रहे हो, ठीक है, इफ यू आर अर्निंग कंप्लीटली लॉस ईच ईयर, तो क्या करोगे? कब तक सरवाइव करोगे आप? बिजनेस में सरवाइव कर लोगे क्या? लगातार लॉस कमा रहे हो, प्रॉफिट में जाइए नहीं रहे हो, तो मजबूरी है ना, बिजनेस बंद करेगा जी। तो बिजनेस बंद होता है, ऐसा नहीं बंद नहीं होता है। कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तब बंद होगा, बिजनेस लॉस मेकिंग हो गया तभी बंद होगा। तो बिजनेस अगर बंद होगा तो किसके चाहने से बंद होगा? क्या बिजनेसमैन के चाहने से बंद होगा? अगर रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी जियो को बंद करना चाहे तो क्या आज डिसीजन ले लेगा बैठ के चैम्बर में और अभी का अभी उनका आदेश लागू हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा क्या? भाई उसमें जो लाखों वर्कर काम कर रहे हैं उनका क्या होगा समझ लो। अचानक से बिजनेस बंद कर दोगे तो वो लाखों तो रोड पर ना जाएंगे जी। और जब वो रोड पर आ जाएंगे और जब भूखे मरने लगेंगे तब मरता क्या नहीं करता है पता है ना। जब लाठी उठा लेगा 1 लाख आदमी और एक लाठी भी देगा उनको तो कहां जाएंगे वो समझ लेना, बिना बुलावे के चल जाएंगे ना, बिना बुलावे के। तब बिजनेस वैसे बंद नहीं होता है, याद रखना। जब बिजनेस का जन्म बाई लॉ हुआ है, जब आया बाई लॉ है तो ये जाएगा भी बाई लॉ। कानून से आया है तो कानून से ही जाएगा, यानी कानून का सहारा लेना पड़ेगा अंबानी ग्रुप को। समझ में आ गया? अंबानी बंधु जो हैं वो कानून की सहारा लेकर ही उस बिजनेस को बंद कर सकते हैं। उनका चैम्बर में बैठे बैठे कुर्सी पर, चेयर पर एक डिसीजन से वो बंद नहीं हो जाएगा। जब बिजनेस हमारा बाई लॉ आया है तो वो जाएगा भी बाई लॉ, ये जानना है। दूसरी चीज है, देखो ये दोनों में अगर मैं पूछूं कौन स्ट्रांग है जी, बिजनेस या बिजनेसमैन? ऑलवेज बिजनेस। मैक्सिमम स्टूडेंट कह देता है बिजनेसमैन, कि बिजनेसमैन है तब बिजनेस है। ठीक है, बिजनेसमैन बिजनेस को बनाया, लेकिन जब सेपरेट एंटिटी बन गया, ये एक सेपरेट पर्सन बन गया ये, तो किसी भी बिजनेसमैन की पहचान बिजनेस से होता है। रिलायंस के मालिक का नाम, टाटा ग्रुप के चेयरमैन का नाम, ये कहां पूछते हो किस चेयरमैन का टाटा ग्रुप है, क्या किस मालिक का रिलायंस है, ये कहां पूछते हो? आप बोलते हो रिलायंस के मालिक का नाम, टाटा ग्रुप के चेयरमैन का नाम, ठीक है, एल&टी के प्रेसिडेंट का नाम, ये पूछने लगते हो। पहले कंपनी का नाम आता है, यानी कंपनी से उसके ऑनर की पहचान होता है, ऑनर से कंपनी की पहचान नहीं होती है। इसीलिए इसमें सबसे अगर कोई मजबूत पर्सन है तो वो बिजनेस है। तो कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट कहा कि जब भी प्रॉब्लम बनाना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। ठीक है, चलो अब इस कॉन्सेप्ट में हम यहीं तक रोक के आगे बढ़ रहे हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट को ही मैं समझाया, अब मैं आ रहा हूं तीसरा कॉन्सेप्ट। देखो क्या है तीसरा कॉन्सेप्ट, यहां पर आ गया डुअल। ध्यान से समझना, थर्ड कॉन्सेप्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देखो अगर आप लोग 10th तक में साइंस पढ़े हो, फिजिक्स पढ़े हो, तो न्यूटन का थर्ड रूल पढ़ा होगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ये पढ़े होंगे। डू यू नो व्हाट इज द थर्ड रूल ऑफ न्यूटन? मैक्सिमम बच्चों को याद होगा कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है। एवरी एक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बॉल को आप जिस स्पीड में वॉल पर फेंकते हो दीवार पर, उसी स्पीड में वो बैक हो जाता है। तो हर क्रिया की समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही होता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। यहां भी देखो न्यूटन की गति का तीसरा नियम आता है, कॉमर्स में भी, अकाउंट्स में भी। बिकॉज जब अकाउंट्स की किताब पढ़ोगे, पहला दूसरा पेज में जब जाओगे अकाउंट्स की किताब में, तो वहां लिखा रहेगा कि अकाउंटेंसी इज कॉमर्स इज आर्ट एंड साइंस ऑल्सो। कॉमर्स इज आर्ट एंड साइंस ऑल्सो। कॉमर्स तो कॉमर्स है ही, वो आर्ट भी है, साइंस भी है, ऐसा आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। अब ये जानने की प्रयास करना है कैसे वो आर्ट और कैसे वो साइंस है, ये जानने की प्रयास करना है। ठीक है, और जब साइंस की बात आ गया तो न्यूटन के रूल की भी बात आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा। देखो पूरे अकाउंटेंसी में हम लोग को काम तो दो ही करना है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। यही टूल है अकाउंट्स को बनाने का, डेबिट एंड क्रेडिट। ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, अब एकदम दिमाग में सेट कर लो डेबिट एंड क्रेडिट। ये वर्ड जब तक कॉमर्स में रहोगे तब तक ये वर्ड आपके साथ ही रहने वाला है। यही तो होना है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या न्यूटन की रूल कैसे आ समझो। वहां मैं बताया था कि एवरी एक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
मैं बोला था कि ट्रांजैक्शंस के जो दो एस्पेक्ट होंगे उसमें से एक को डेबिट कर देना है तो दूसरे को क्रेडिट करना है। यही समझाया गया इसके पहले की वीडियो में कि पूरे ट्रांजैक्शंस की एंट्री नहीं किया जाता है, बल्कि उस ट्रांजैक्शन में छिपे हुए रहते हैं। क्या छिपे हुए रहते हैं? दो एस्पेक्ट, दो पहलू। और पहलू किसको कहा जाता है ये भी मैं पहले की वीडियो में समझाया हुआ हूं, वहां जाकर उसको देखो। पहलू किसको कहा जाता है, एस्पेक्ट किसको कहा जाता है। उसी दो एस्पेक्ट में से मैं एक को डेबिट तो दूसरे को क्रेडिट करने वाला हूं। लेकिन किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, यह रूल समझाएगा, जो रूल पर्सनल रियल नॉमिनल में लिखाया गया गोल्डन में। ठीक है, लेकिन यहां देखो न्यूटन का थर्ड रूल में क्या आया, डुअल एस्पेक्ट में। अभी मैं बात कर रहा हूं तीसरा कॉन्सेप्ट यानी डुअल एस्पेक्ट का। यह बोलता है कि एवरी डेबिट should be equal and opposite credit। ठीक है, अब देखो यहां क्या कहता है कि ठीक है एक को डेबिट करना है तो दूसरे को क्रेडिट करना है, लेकिन यह कह रहा है कि एवरी डेबिट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। मतलब क्या कह रहा है ये कि जितना से किसी भी चीज को डेबिट करोगे, जिस अमाउंट से डेबिट करोगे उसी अमाउंट से उसको क्रेडिट करना है। यानी डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जो होगा वो बराबर होगा। अगर आप 5000 से किसी चीज को डेबिट किए हो तो 5000 से ही क्रेडिट भी करना है। डेबिट भी 5000 और क्रेडिट भी 5000, 5000 अलग अलग नहीं होगा। ये कह रहा है कि डेबिट और क्रेडिट जो है ये इक्वल होना चाहिए। तो डेबिट इज एक्शन एंड क्रेडिट इज रिएक्शन। इसीलिए मैं बोला था कि एवरी एक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज द थर्ड रूल ऑफ न्यूटन। ये समझाया गया। ठीक है, समझ गए यहां तक की बात को कि जब हम किसी एस्पेक्ट को डेबिट करेंगे तो जितना से डेबिट करेंगे उतने से हमको क्रेडिट भी करना होगा, और अपोजिट में जाकर क्रेडिट करना होगा। जहां डेबिट करोगे उसके उल्टा साइड में क्रेडिट करोगे। जैसे मान लो एक एंट्री मैं कर रहा हूं, हो सकता है अभी आप नहीं समझ पाओ क्योंकि मैं रूल समझाया नहीं और एंट्री कैसे किया जाता है ये भी मैं नहीं बताया हूं, लेकिन मैं लिख कर दिखा रहा हूं कि अगर मान लो हमको सैलरी को डेबिट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो सैलरी अकाउंट डेबिट और टू यहां पर करेंगे। क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, क्रेडिट को डिनोट कर दिया जाता है टू से। और अगर मान लो टू हमको यहां पर कैश लिखना है, कैश अकाउंट, और अमाउंट यहां पर मान लो डेबिट में 5000 है, सैलरी 5000 किसी को दिए हो वेतन, तो जब डेबिट में 5000 लेकर आया तो क्रेडिट में भी 5000 ही लेकर आना पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होता है। अब ये एंट्री कैसे किया गया वहां दिमाग वही मत लगाओ, क्योंकि मैं एंट्री करने सिखाया नहीं, मैं केवल लिख के दिखा रहा हूं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो पहले डेबिट लिखा जाएगा, उसके उल्टा में क्रेडिट लिखा जाएगा। जितना अमाउंट से डेबिट लिखा जाएगा उतने अमाउंट से क्रेडिट लिखा जाएगा। अनइक्वल नहीं होगा, दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। यह ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है, देखो ये कॉन्सेप्ट कि एवरी डेबिट शुड बी इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। जहां डेबिट करेंगे उसके अपोजिट में क्रेडिट करेंगे, उल्टा साइड में जाके क्रेडिट करेंगे और सेम अमाउंट से करेंगे। चलो, होप आपको यह कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं अपना चौथा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के लिए। चौथा कॉन्सेप्ट इसमें आ गया, देखो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ठीक से समझो, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये आया हुआ है चौथा कॉन्सेप्ट। देखो चौथा कॉन्सेप्ट यहां पर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट कितना काम का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। ईच एंड एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो देयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब हर व्यापारी अपने व्यापार का लाभ हानि जानना चाहता है साल के अंत में। साल के अंत में अगर मान लो किसी व्यापारी को अपने व्यापार का लाभ हानि जानना है तो बताओ समय सीमा चाहिए कि नहीं चाहिए? कब से कब तक का लाभ हानि, किस महीना से किस महीना तक का लाभ हानि? एक पीरियड चाहिए ना जी, एक समय चाहिए ना कि कब से कब तक का लाभ हानि निकालना चाह रहे हो। समय चाहिए, पीरियड चाहिए। तो उसी पीरियड से बना है देखो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आया है। तो अकाउंट्स में जो पीरियड तय करने की बात कर रहे हो कि कब से कब तक का लाभ हानि जानना है, उस पीरियड को हम लोग कहेंगे देखो अकाउंटिंग ईयर।
क्या कहेंगे? अकाउंटिंग ईयर, ये कहा जाएगा अकाउंटिंग ईयर। देखो अकाउंटिंग ईयर जो है ये दो चलता है। प्रॉब्लम बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट जब बनाओगे दो चलता है, जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो एक ही चलेगा। एक देखो चलता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक अगर कहीं हो गया हो तो उसको संभाल लेना भाई। कैलेंडर ईयर, देखो कैलेंडर ईयर जाकर देखना, 1/1 से शुरू होता है और 31/12 को एंड हो जाता है, जनवरी टू दिसंबर। मतलब अकाउंट जो बना देखो 1 ईयर के लिए बनाया गया, 1 ईयर, यह आ गया 1 ईयर। देखो तो एक कैलेंडर ईयर चलता है जो जनवरी से दिसंबर होता है, और एक चलता है देखो इनकम टैक्स के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स। और जब इनकम टैक्स के हिसाब से चलोगे तो इसकी स्टार्टिंग जो होता है ईयर का वो अप्रैल में होता है, 1 अप्रैल, और ये जो इंड होता है ये 31 मार्च को इंड होता है। यानी जिस ईयर में स्टार्ट हुआ उसके अगले ईयर में ये इंड करेगा ये। तो ये भी 1 साल हो गया, देखो काउंट करके देख लेना, ये भी आ गया आपका 1 ईयर, ये भी 1 ईयर आ गया। तो ये पुरानी प्रथा है अकाउंट्स बनाने का कि अकाउंट्स 1 साल के लिए बनाया जाता है। देखो अकाउंट्स 1 साल के लिए बनाया जाता है, और प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तो अकाउंट्स देखो बनता है ये वाला, देखो सेकंड वाला जो अकाउंट्स का पीरियड तय किया जाता है। क्योंकि ये अप्रैल टू मार्च जो देख रहे हो ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल ईयर भी। क्या बोलेंगे? फिनेंशियल ईयर। अप्रैल टू मार्च को फिनेंशियल ईयर भी बोला जाता है। अब जैसे मान लो यहां पर 1/4/2015 है, तो इसकी एंडिंग क्या होगा? 31 मार्च 2016 को। जब यहां से यहां काउंट करोगे तो ये 1 साल हो जाएगा, यानी 12 मंथ्स हो जाएगा आपका, देख लेना 12 मंथ्स। तो अकाउंट्स जनरली 12 मंथ्स का बनता है, 12 मंथ्स का, 1 साल का। लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस न्यूली बिजनेस है, नया बिजनेस अभी शुरू किए हो, अब मान लो ये बिजनेस आप अप्रैल में नहीं शुरू किया, 1/10/2015 को शुरू किए हो बिजनेस को, 1/10/2015 को, तो बताओ आपका ईयर एंड जो होगा वो तो यहीं पर हो जाएगा। शुरुआत आप लेट से किए हो ना, अप्रैल में शुरुआत किए नहीं, 1/10/2015 को शुरू किए हो बिजनेस, ठीक है, और आपका एंडिंग तय है 31 मार्च को होना है। तो दिसंबर, यहां पर आपका 10वां महीना आ गया है, तो 10वां पूरा हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 महीना, यानी आप 6 मंथ ही कंप्लीट कर पाए, यहां तक 6 मंथ ये कंप्लीट कर पाए। तो पहला साल जो आपका अकाउंटिंग ईयर बन रहा है ये साल में, वो 6 मंथ का बन रहा है। लेकिन उसके बाद वाला ईयर में 1 साल के लिए अकाउंट्स बनेगा। केवल फर्स्ट ईयर में आपका पीरियड 6 मंथ का ही रह गया, लेकिन उसके बाद का पीरियड 1 साल का ही रहेगा। तो पहले तो ये जान लेना कि कैलेंडर ईयर और इनकम टैक्स के हिसाब से आपका जो अकाउंट्स बनाना है, अगर कैलेंडर ईयर में जा रहे हो तो जनवरी से दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर में जा रहे हो तो अप्रैल टू मार्च। अब इसी पीरियड का हमको लाभ हानि जानना है, ठीक है, हर बिजनेसमैन लाभ हानि जानना चाहता है, तो इसी पीरियड का लाभ हानि जानना है, ठीक है। अब देखो कितना काम का चीज ये कॉन्सेप्ट है, अगर इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में नहीं रखोगे तो दिक्कत होगा। देखो ये तो तय है कि अकाउंट्स 1 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन बिजनेस में अपनी आवश्यकता के हिसाब से अकाउंट्स किसी भी समय के लिए बना सकता है, अपनी आवश्यकता के लिए। ये तो लीगली अकाउंट्स अप्रैल टू मार्च बन रहा है, लेकिन अपनी आवश्यकता है कि हमको 3 महीना का प्रॉफिट जानना है या लॉस जानना है, 6 महीना का प्रॉफिट लॉस जानना है, तो 6 महीना का डेटा निकाल के प्रॉफिट लॉस देख लेगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो हमारा अकाउंटिंग ईयर 1/1 को चालू हुआ और 30/6 को यहां पर एंड हो जा रहा है, एंड क्या 30/6 तक का हमको अकाउंट्स बनाना है। और किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए हमको? लोन चाहिए, लोन कैपिटल चाहिए, नहीं है सफिशिएंट कैपिटल अपने पास, तो क्या करेंगे? हम लोन लेंगे। तो अगर मान लो आप यहां पर लोन लिए हुए हो 50,000 रुपए का, और ये लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से लिए हो, और ये लोन लेने का डेट आपका 1/1 को ही है। अब मान लो इस पर इंटरेस्ट निकालना है, बैंक को इंटरेस्ट पे करना है, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 50,000 का 10% निकाल दोगे सीधा, तो ये निकल कर आ गया 5,000 रुपया। अब बताओ जो 5,000 का यहां पर इंटरेस्ट निकाला, ये सही है कि गलत है? मैक्सिमम स्टूडेंट कह दोगे मैथमेटिक्स वाले भी कि सर सही है,
10% का आप रेट दिए हैं, 50,000 रुपया है तो 50,000 का 10% 5,000 ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन करने से पहले ये कॉन्सेप्ट हमको बोला, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, कि जब भी कोई कैलकुलेशन अकाउंट्स में करना तो पहले हमको याद कर लेना, यानी पहले पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को याद कर लेना। जितने समय का अकाउंट्स बना रहे हो, सारा कैलकुलेशन उतने समय के लिए होगा, न उससे ज्यादा के लिए होगा, न उससे कम के लिए होगा। तब बताओ, हमने पीरियड तो तय किया था, देखो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक। बताओ ये 1 साल का पीरियड है या 6 मंथ का पीरियड है? 6 मंथ का पीरियड है, तो आपका कैलकुलेशन भी 6 मंथ का होना चाहिए था, 1 साल का नहीं। ये इंटरेस्ट आप 1 साल का निकाल दिए हो, यानी यहां पर 6/12 होना चाहिए। और ये रियल जो एक्चुअल अमाउंट आपका करेक्ट अमाउंट जो बनेगा इंटरेस्ट का, वो ये 2500 रुपया बनेगा, 5,000 नहीं। तो कितना काम का कॉन्सेप्ट है ये पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, समझ लेना। ये कहता है कि जब भी कोई कैलकुलेशन करना, पहले हमको याद कर लेना। अब हमको मतलब डॉक्टर पीके गुप्ता को याद मत कर लेना भाई, ठीक है। किसको याद करना है? पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को, इसको याद कर लेना है। बोला कि पीरियड पर ध्यान देना, जब भी कोई कैलकुलेशन करना तो पीरियड पर ध्यान देना, ठीक है ना। जितने समय का अकाउंट्स बनाओगे, सारा कैलकुलेशन उतने समय के लिए करना, ना उससे कम के लिए करना है, ना उससे ज्यादा के लिए करना है। अब आपको एक व्यू मिल गया होगा, क्लैरिटी आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट से कि अकाउंट्स में हमको पकड़ कैसे बनाना है, पहले कॉन्सेप्ट है या पहले जर्नल है। यह अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज मैं 4 कॉन्सेप्ट पर बात किया कि मनी मेजरमेंट क्या कहता है, एंटिटी क्या कह रहा है, डुअल क्या कह रहा है, पीरियोडिसिटी क्या कह रहा है। इस 4 कॉन्सेप्ट को आप इस वीडियो को रिमाइंड करके पॉज कर करके देखना, ठीक है। रोक के देखना, फिर बैक करके देख लेना वीडियो को। जब तक पूरी बात नहीं समझोगे, आप वीडियो को देखते रहे, ठीक है ना। अब ये सारी चीज को आप समझ गए हो, तो मैं अगले लेक्चर में आपको जर्नल कैसे पास किया जाएगा ये सिखाने वाला हूं। जर्नल कैसे पास किया जाता है, हाउ टू पास जर्नल एंट्री। तो आज की देखो क्लास को, आज की वीडियो को हम यहीं पर अब स्टॉप कर रहे हैं। फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे अपना लेक्चर नंबर 7 में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, प्रॉब्लम बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। व्यस्त भी रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, ऑनेस्टी से पढ़िए। वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसको एक लाइक जरूर दीजिए, और चैनल को आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो, जो भी नए बच्चे हो, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के बीच में इसको शेयर करो, ठीक है। चलो बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।